Hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. For today, our topic is Section 16, that is condition and eligibility for availing ITC. So before starting Section 16, हम लोग को आइडिया होना चाहिए कि ITC क्या है, कि ITC क्या है. तो बेसिकली जब भी कोई इंसान कुछ परचेज करता है तो वो टैक्स पे करता है, दैट इज इनपुट टैक्स. और जब वो सेल करता है वो टैक्स पे करता है, आउटपुट टैक्स. तो इनपुट टैक्स जब वो पे कर रहा है परचेजेस के टाइम उसको उसका क्रेडिट मिलता है. फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए परचेज के टाइम उसने टैक्स पे किया 50 रुपीज और सेल के टाइम उसका टैक्स आ रहा है सपोज 70 रुपीज. तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना देगा? वो 50 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 20 रुपए और देगा, 70 - 50, राइट. तो ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. वापस से एक रिकैप कर देते हैं. तो हमने जान लिया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है. तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन के टाइम हमें दो ऑप्शन मिलता है, या तो मैं कॉम्पोजिट स्कीम में जाऊं या मैं रेगुलर स्कीम में जाऊं. इन केस ऑफ कॉम्पोजिट स्कीम मुझे आईटीसी नहीं मिलता, इन केस ऑफ रेगुलर स्कीम मुझे आईटीसी मिलता है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. वो कंडीशन सेक्शन 16 में ले डाउन है कि क्या क्या कंडीशन है उसके वजह से मुझे आईटीसी मिल जाएगा. तो ये जो आईटीसी का सीरीज है हम सेक्शन 16 से लेकर 20 तक करेंगे, जिसमें सेक्शन 16 बताता है कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग आईटीसी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेक्शन 16. एक स्टोरी के माध्यम से मैं पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विथ ऑल ऑफ यू. ओके, so here you can see section 16. Okay, so let's start with section 16. सेक्शन 16 में क्या क्या है जरा देखते हैं. सो एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, मतलब आईटीसी का क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कंडीशन है, वो हम लोग सेक्शन 16 में पढ़ेंगे. इंटेंडेड टू बी यूज फॉर कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए. कंडीशन टू बी सेटिस्फाई, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. आईटीसी नॉट अवेलेबल इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट, ये हम आगे समझेंगे कि अगर हम लोग टैक्स कंपोनेंट में डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार तो मुझे जीएसटी में क्रेडिट नहीं मिलता है. ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. रिटर्न फर्निश बिफोर ड्यू डेट, ऑब्वियसली बिफोर ड्यू डेट मुझे रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा. सो एक एक को हम लोग डिटेल में एक स्टोरी के थ्रू पढ़ते हैं. सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटेंडेड टू बी यूज फॉर कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सो सिंपल है, गुड्स एंड सर्विसेज अगर बिजनेस यूज के लिए यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली आईटीसी मिलेगा. अगर नॉन बिजनेस यूज के लिए लिया गया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है कि ये बिजनेस के लिए है तब आपको आईटीसी मिलेगा, अगर बिजनेस के लिए नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा. ओके, नाउ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, देयर आर सर्टेन कंडीशन. आप ऐसे आईटीसी ले नहीं सकते हर चीज का, आपको देखना पड़ेगा कुछ कुछ कंडीशंस है. तो क्या कंडीशंस है हम देखते हैं. तो सपोज कीजिए सैमसंग जो है वो सप्लायर है, ठीक है, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रेसिपेंट है. तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करता है सैमसंग से, ऑब्वियसली बिकॉज वो रेसिपेंट है. जब वो परचेज करता है तो क्या वो आईटीसी ले सकता है? तो उसका भी कुछ कंडीशन है. सबसे पहले उसके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए. टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए, उसके वजह मींस उसके थ्रू ही वो आईटीसी ले सकता है. ओके, उसको गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए. किसको? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए. और सैमसंग ने टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को कर देना चाहिए. मतलब सैमसंग जो है वो टैक्स का पेमेंट किसको कर दिया है? गवर्नमेंट को कर दिया है, राइट. और
गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिटर्न फर्निश कर दिया। ऑब्वियसली रिटर्न के थ्रू ही हम लोग जो आईटीसी है वो क्लेम करते हैं। तो ये सारा कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आपको आईटीसी मिलता है। तो क्या क्या कंडीशन है कि टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास, गुड्स एंड सर्विसेज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को रिसीव हो जाना चाहिए, सैमसंग जो है वो पेमेंट कर चुका हो गवर्नमेंट को टैक्स का, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने फर्निश कर दिया हो रिटर्न। ठीक है, ये सारी कंडीशन अगर पूरी होगी तब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रेडिट मिलेगा। देखिए क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि मैम ठीक है टैक्स इनवॉइस तो पता चलता है, गुड्स एंड सर्विस भी पता चलता है, सामने वाले ने टैक्स पेमेंट किया है या नहीं गवर्नमेंट को, वो मेरे को कैसे पता चलेगा? वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि सप्लायर ने टैक्स पेमेंट किया है या नहीं किया है, वो हम लोग देखेंगे आगे। ओके, नाउ सपोज कीजिए अब इसने तो टैक्स पेमेंट कर दी, लेकिन सपोज अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने इसको इनवॉइस वैल्यू का पेमेंट ही नहीं किया, इसने इसको पेमेंट ही नहीं किया, किसको? सप्लायर को कुछ पेमेंट नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने कंडीशन रखा। क्या कंडीशन है? इफ इनवॉइस वैल्यू नॉट पेड विद इन 180 days, क्रेडिट इज एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी विद इंटरेस्ट। तो बेसिकली क्रेडिट जो आपने लिया है, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्रेडिट ले लिया क्योंकि उसने सारा कंडीशन जो था टैक्स इनवॉइस, गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ टैक्स, फर्निशन ऑफ रिटर्न, ये सारा कंप्लाई कर दिया, इसलिए उसने क्रेडिट ले लिया। लेकिन उसने अगर पेमेंट नहीं किया, किसको पेमेंट नहीं किया? सैमसंग को पेमेंट नहीं किया 180 दिन के अंदर, तो वो क्रेडिट जो उसने लिया उसको रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। विथ इंटरेस्ट उसको रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे रिवर्सल होगा वो मैं समझाऊंगी आपको। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई कि तुझे इनवॉइस वैल्यू, देखो एकदम सिंपली लिखा हुआ है, इनवॉइस वैल्यू मतलब जो वैल्यू है प्लस टैक्सेस है वो उसको सैमसंग को 180 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। अगर नहीं करते हो तो जो क्रेडिट आपने लिया था उसको रिवर्स करना होगा। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विसेज जो रिसीव हुआ है उसका क्या एक्सेप्शन है, देखते हैं एक्सेप्शनल केसेस क्या है गुड्स एंड सर्विस का। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या कंडीशन है, और कंडीशन पूरा अगर मैं पूरा भी कर देती हूँ तो अगर मैं पेमेंट नहीं करती तो आपको क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना पड़ता है। ये मेरे को, ये आपको समझ में आ गया। नाउ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए, क्रेडिट अवेलेबल इवन इफ गुड्स नॉट रिसीव। देखिए एक कंडीशन था कि गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए लेकिन क्रेडिट तब भी अवेलेबल है अगर गुड्स रिसीव नहीं हुआ, वो एक एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केस है बिल टू शिप टू मॉडल। क्या? बिल टू शिप टू मॉडल। आप पूछोगे ये क्या है बिल टू शिप टू मॉडल? तो बेसिकली अज्यूम करो जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने ग्रेट ईस्टर्न को फोन किया कि मुझे मोबाइल का शिपिंग चाहिए। ठीक है, मुझे मोबाइल का ऑर्डर किया, किसको? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने ग्रेट ईस्टर्न को ऑर्डर किया। ठीक है, अब ग्रेट ईस्टर्न जो है उसके पास मोबाइल फोन्स का सेट जो है अवेलेबल नहीं है, तो उसने डायरेक्टली सैमसंग को फोन किया कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को शिप कर दो और बिलिंग मेरे को कर देना। मतलब बिलिंग करेगा ग्रेट ईस्टर्न को और शिपिंग डायरेक्टली करेगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को। कौन? सैमसंग। अब ये क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में, सिंस सैमसंग जो है वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को शिपिंग कर रहा है और बिलिंग ग्रेट ईस्टर्न को कर रहा है, क्या ग्रेट ईस्टर्न को क्रेडिट मिलेगा? क्या ग्रेट ईस्टर्न को क्रेडिट मिलेगा? उसके पास तो गुड्स रिसीव नहीं हो रहा, उसको खाली बिल मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर आपको गुड्स एक्चुअल में रिसीव नहीं हो रहा है फिर भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ये नॉर्मली बिजनेस में होता है ऐसा कि आप बिलिंग किसी और को कर रहे हो, शिपिंग कहीं और कर रहे हो, तो जिसको बिलिंग कर रहे हो उसको गुड्स रिसीव नहीं हो रहा है, तो इस केस में ग्रेट ईस्टर्न को क्रेडिट मिल जाएगा इवन इफ उसको गुड्स नहीं मिला है। Credit available to Great Eastern even if goods not received. So this is an exception. Bill to ship to model एक exception है। चलो और देखते हैं और क्या है गुड्स के केस में। लॉट्स, क्रेडिट अवेलेबल ऑन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। ऐसा भी होता है ना कि गुड्स जो है वो लॉट्स में मिलता है। जैसे सपोज करिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने सैमसंग को बोला, क्या बोला कि मेरे को 5 मोबाइल चाहिए लेकिन मेरे को एक साथ नहीं चाहिए, आप
5 दिन में भेज दीजिएगा, ठीक है। तो इनवॉइसिंग जो किया उसने, सैमसंग ने, ये पूरे 5 मोबाइल का कर दिया, ठीक है, एक साथ। लेकिन भेजा, सपोज कीजिए कोई 29 अगस्त को भेज दिया, कोई 30 अगस्त को भेज दिया, कोई 31 अगस्त को भेज दिया, कोई 1 सितंबर को भेज दिया, फिर 2 सितंबर को भेज दिया, मतलब अलग अलग दिन भेज दिया, लॉट्स में भेजा। तो अब बात आता है, जो इनवॉइस होगा वो पूरे 5 मोबाइल का होगा। इनवॉइस जो होगा वो पूरे 5 मोबाइल को इंक्लूड करेगा, लेकिन ये जो मोबाइल जो मिल रहा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को, वो एक साथ नहीं मिल रहा है, लॉट में मिल रहा है, ठीक है। तो 5 मोबाइल सेट आर सप्लाइड बाय सैमसंग टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक इन अ सिंगल इनवॉइस। इनवॉइस एक ही है, ऑन लॉट बेसिस, मतलब अलग अलग मिल रहा है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक कैन टेक क्रेडिट ऑफ 5 मोबाइल ऑन रिसीप्ट ऑफ लास्ट वन। जब लास्ट मोबाइल उसको मिलेगा तभी वो क्रेडिट ले पाएगा, ठीक है, ऑन रिसीट ऑफ लास्ट वन, इवन इफ उसके पास इनवॉइस है, लेकिन जब लास्ट में जो लास्ट लॉट मिलेगा तभी वो क्रेडिट ले पाएगा। कौन ले पाएगा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। तो हमने पढ़ा बिल टू शिप टू मॉडल के केस में, बिलिंग अगर किसी और को है और शिपिंग कहीं और है, तो जो जिसको बिलिंग हो रहा है लेकिन शिपिंग नहीं हो रहा है, जिसको गुड्स रिसीव नहीं हो रहा है, क्या क्या वो क्रेडिट ले सकता है? हाँ, वो क्रेडिट ले सकता है। और लॉट्स के केस में जब लास्ट लॉट मिलता है तभी क्रेडिट ले सकता है। अगर एक ही इनवॉइस में वो इंक्लूडेड है और वो लास्ट में मिल रहा है, तो लास्ट लॉट जब मिलेगा तभी पूरे लॉट का क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं भी है तो केस स्टडी के थ्रू क्लियर हो जाएगा। सो हमने ये सारा चीज पढ़ा। अच्छा, अब मैंने बोला कि आपको टैक्स इनवॉइस है आपका। यस, गुड्स एंड सर्विस आपको मिल गया। मैं कहीं गई ऑडिट करने, मैंने देखा कि टैक्स इनवॉइस भी था, गुड्स एंड सर्विस भी मिल गया, सामने वाले में पेमेंट भी कर रखी है गवर्नमेंट को, और उसने रिटर्न भी फर्निश कर दिया, तो उसके क्रेडिट तो मिल जाएंगे। लेकिन उसने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो वो क्रेडिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, उसको नहीं मिलेगा वो क्रेडिट। जब वो पेमेंट करेगा तभी उसको क्रेडिट मिलेगा, राइट। 180 दिन में अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो वो जो क्रेडिट उसने लिया था वो रिवर्स हो जाएगा। तो सिंपली देखते हैं क्या है ये। तो बेसिकली 180 दिन पेमेंट कंडीशन, ये रूल 37 बताता है। तो पेमेंट ऑफ इनवॉइस वैल्यू, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इसमें लिखा हुआ है इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू का जो पेमेंट है वो 180 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर, अगर पेमेंट नहीं होता है तो क्या हो सकता है? क्रेडिट विल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्रेडिट उसका रिवर्स हो जाएगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम will be paid from the date of availing till the date the amount is added to output tax liability. Obviously आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट के साथ आपको रिवर्स करना पड़ेगा, 18% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। रिलीफ क्या है? अब once the recipient makes payment he will entitled to avail the credit again without any time limit। जैसे ही वो पेमेंट करता है वैसे उसको क्रेडिट वापस से मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा? अगर नहीं आया तो एक केस स्टडी से हम लोग क्लियर कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो 180 दिन का पेमेंट का कंडीशन है उसका एक्सेप्शन क्या है? क्या एक्सेप्शन है जरा हम लोग देखते हैं कि पेमेंट नहीं भी करे तो चलेगा। तो सबसे पहले आता है एक्सेप्शन आरसीएम, मतलब पेमेंट ना भी करो आप सप्लायर को तो भी चलेगा। तो आरसीएम का मतलब क्या होता है कि वेयर रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्टली जो है रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, दैट इज आरसीएम। तो इस केस में गवर्नमेंट बोलता है कि जैसे ही आप टैक्स पे करोगे वैसे ही आप क्रेडिट ले सकते हो। तो आपको, आपने सप्लायर को पेमेंट किया है या नहीं किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आरसीएम के केस में क्या है? क्रेडिट मिल जाएगा एज सून एज यू मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आरसीएम का केस मैं समझाती हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, आप लोग थोड़ा सोचो। आरसीएम का जो केस है उस केस में अगर रेसिपिएंट लाइबल है तो वो
इनपुट टैक्स पे कर रहा है या आउटपुट टैक्स? ऑब्वियसली उसको सर्विस रिसीव हो रहा है, राइट? सर्विस रिसीव हो रहा है और इनपुट टैक्स वो पे कर रहा है गवर्नमेंट को, राइट? क्योंकि अगर सपोज करो लॉयर का जो सर्विस है वो आरसीएम में है, तो लॉयर का सर्विस अगर आरसीएम में है, कोई भी उस लॉयर का सर्विस लेता है तो उसको आरसीएम में पे करना पड़ेगा। अगर मैं ले रही हूँ तो मेरे लिए इनपुट टैक्स है, तो मैं गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट को तो पैसा मिल जा रहा है मुझसे, और वो मुझे जैसे मैं पेमेंट करूंगी वैसे ही मुझे क्रेडिट उस चीज का मिल जाएगा, क्योंकि वो मेरा इनपुट टैक्स है। सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि मेरा इनपुट टैक्स है और मैं ही पे कर रही हूँ डायरेक्टली गवर्नमेंट को, ठीक है? तो इस केस में सप्लायर को मैंने पे किया है या नहीं पे किया है उसको गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? टीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन, आप लोग ने पढ़ा ही होगा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में क्या होता है कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता है, तो उस केस में ऑब्वियसली कंसिडरेशन है ही नहीं, तो पेमेंट की बात कहाँ आती है, राइट? तो वो 180 दिन वाला जो कंडीशन है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, वो एप्लीकेबिलिटी इसमें नहीं है। वन मिनट। Addition made to the value of supplies on account of supplier's liability in relation to such supply being incurred by the recipient of the supply। ये थोड़ा सा भारी भरकम आपको लग रहा होगा, सिंपलीफाई करते हैं। सिंपली ये बोल रहा है कि जहां पर सप्लायर लाइबल है लेकिन रेसिपेंट ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, जैसे सपोज कीजिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एग्रीमेंट बना था कि सप्लायर पे करेगा, लेकिन रेसिपेंट ने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ट्रांसपोर्टर को पे कर दिया, तो इनवॉइस वैल्यू में अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूडेड है तो वो ऑलरेडी पेड है रेसिपेंट द्वारा, ठीक है? तो उस केस में 180 डेज का कंडीशन तो लगेगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी पेड हो चुका है। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा कि आरसीएम के केस में नहीं लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डीम्ड सप्लाई में विदाउट कंसिडरेशन में भी वो कंडीशन नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये आई थिंक क्लियर है ये सारी कंडीशन की किस में 180 डेज अपन देखेंगे नहीं, 180 डेज वाला, ओके? सो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है कि 180 डेज का पेमेंट का जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपने जो क्रेडिट लिया था वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है? चलो सिंपल। तो ये कंडीशन आईटीसी लेने का हम लोगों ने समझ लिया है कि ये सारे कंडीशन होंगे तभी जाके हम आईटीसी ले पाएंगे। ये चारों कंडीशन मेरे को लेना पड़ेगा, लेकिन अगर चारों कंडीशन करने के बावजूद मैं पेमेंट नहीं करती तो मेरे को विद इंटरेस्ट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा जो मैंने लिया है, ठीक है? चलो ये हमारा हो गया। अब आईटीसी नॉट अवेलेबल इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कॉम्पोनेंट है, ये देखते हैं ये क्या है। सपोज करिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है? फर्नीचर परचेज किया किसने? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो। मैं एक्सेल का यूज करूंगी। सपोज कीजिए फर्नीचर जो उसने परचेज किया उस केस में टैक्सेबल वैल्यू है फर्नीचर का 5 लाख, ठीक है? सपोज टैक्स अमाउंट है सपोज मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को इंक्लूड अगर करके बताऊं या तो अलग अलग ही दिखा देती हूँ। टैक्स अमाउंट अगर सीजीएसटी का कितना है, सपोज 18% रेट है तो 9% के हिसाब से कितना होगा 45,000। और टैक्स अमाउंट अगर मैं एसजीएसटी का देखूं तो वो भी सेम ही होगा, ठीक है? तो टोटल कितना है? टोटल इनवॉइस वैल्यू इतना है, इनवॉइस वैल्यू
सिंपली अब मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, गवर्नमेंट बोलता है कि जो डेप्रिसिएशन है, अगर आप टैक्स कंपोनेंट में भी डेप्रिसिएशन अवेल करते हो इनकम टैक्स एक्ट में, आप जानते होंगे इनकम टैक्स एक्ट में क्या है। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू आपको दूं, तो इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपको डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस आप क्लेम करते हो तो आपका इनकम जो होता है ना कम हो जाता है। इनकम अगर कम होगा तो टैक्स जो पे करोगे आप इनकम टैक्स में वो भी कम पे करोगे, तो आपको एक तरह से बेनिफिट मिल रही है, राइट। वैसे ही सीजीएसटी और एसजीएसटी का जीएसटी में आपको क्रेडिट मिलता है जब आप परचेज करते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी एक्ट दोनों एक्ट में एक साथ में बेनिफिट नहीं दे सकता। सो या तो आप जीएसटी एक्ट में बेनिफिट लो या आप इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट लो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इनवॉइस वैल्यू मतलब टैक्स अमाउंट टैक्स कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, सपोज करो डेप्रिसिएशन का रेट फर्नीचर पे 10% है, तो अगर मैं डेप्रिसिएशन इनवॉइस वैल्यू पे क्लेम कर रही हूँ, सपोज 10% में क्लेम कर रही हूँ, तो 59,000 में क्लेम कर रही हूँ, तो 59,000 से मेरा इनकम टैक्स में इनकम कम हो रहा है, इस वजह से मेरा टैक्स जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। ठीक है, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको पीजीबीपी में समझ में आएगा कि कैसे डेप्रिसिएशन क्लेम होता है, राइट। तो इस केस में मेरा इनकम टैक्स में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं टैक्सेबल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्लेम करती हूँ, सपोज 10%, तो मैं 50,000 क्लेम कर रही हूँ, मैं टैक्स अमाउंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा रही हूँ, राइट। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आप ये फॉलो करते हो, यू फॉलो दिस, तब आपको क्या मिल जाएगा, इसका क्रेडिट मिल जाएगा, किसमें, जीएसटी एक्ट में। लेकिन अगर आप टैक्स कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। किसमें नहीं मिलेगा, जीएसटी एक्ट में नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये आप पे है कि आप इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट लेना चाहते हो या जीएसटी में। जीएसटी में आपको क्रेडिट इसका नहीं मिलेगा अगर आप टैक्स अमाउंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो। इसमें क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि इसमें आप टैक्स अमाउंट पे डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर रहे हो। सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा, सपोज करो मैं टैक्स अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करती हूँ, तो मैं एंट्री कैसे मारती हूँ। सपोज करो मैं कैपिटलाइज नहीं करती हूँ, ये इनवॉइस वैल्यू है ना, ये वैल्यू फर्नीचर में कैपिटलाइज नहीं होता है, तो सिंपली एंट्री कैसे होता है, किसी का अकाउंट्स में दिक्कत है तो वो अकाउंट्स का क्लास भी देख सकता है। तो सिंपली क्या कैसे होगा एंट्री, फर्नीचर कितना अमाउंट से डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर होगा हमारा 5 लाख से डेबिट, ठीक है। और सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी डेबिट होगा कितना अमाउंट से, 45,000 से। इनपुट एसजीएसटी होगा 45,000 से। और ऑब्वियसली जो क्रेडिटर है, अगर मैं उधार में परचेज कर रही हूँ तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर क्रेडिट होगा 5,90,000 से, ठीक है। तो ये मेरी एंट्री बनेगी और बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट होगा जरा देखते हैं। थोड़ा मैं जूम आउट करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ ये बैलेंस शीट में बेसिकली कैसे रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो बैलेंस शीट में पहले फर्नीचर यहाँ पर आएगा 5 लाख, और करंट एसेट में मेरा आएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 45,000 और 45,000, और सिंपली यहाँ पर मेरा आएगा क्रेडिटर
फॉर फर्नीचर, ये तुम्हारा जो ड्यूज है मेरा अमाउंट वो 5,90,000 पूरा आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो फर्नीचर पे जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो मैं टैक्सेबल अमाउंट पे लगाऊंगी, टैक्स के अमाउंट में तो नहीं लगाऊंगी। तो इस केस में मेरे को इसका क्रेडिट ऑब्वियसली मिलेगा। अगर मैं एंट्री के थ्रू जाऊं तो मैं क्रेडिट ले ही रही हूँ, ठीक है, क्रेडिट मेरे को ऑब्वियसली मिल जाएगा क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, टैक्स अमाउंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगी। जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो ऑब्वियसली किस पे लगाऊंगी, इस अमाउंट पे लगाऊंगे। जो भी रेट होगा डेप्रिसिएशन का वो इस अमाउंट पे लगेगा। किस किस अमाउंट पे, टैक्सेबल अमाउंट पे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि टैक्स कंपोनेंट में आप डेप्रिसिएशन अगर क्लेम करते हो तो उसका आपको क्या नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता। सपोज कीजिए मैं कैपिटलाइज कर देती टैक्स को भी इसमें, तो बेसिकली मेरा अमाउंट कितना आता, 5,90,000 पूरा आता फर्नीचर का अमाउंट, और डेप्रिसिएशन में इसमें चार्ज कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर रही हूँ। डेप्रिसिएशन में किस में चार्ज कर रही हूँ, इसमें चार्ज कर, आप थोड़ा जूम करती हूँ मैं, आप देखिए यहाँ डेप्रिसिएशन इनवॉइस वैल्यू पर पूरा चार्ज हो रहा है, इस कारण मैं आईटीसी नहीं ले सकती। सिंपल है ये। चलिए अब आगे चलते हैं और डेप्थ में पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो आईटीसी नॉट अवेलेबल इफ डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट। सिंपल कि टैक्स कंपोनेंट में अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो आपको आईटीसी उसका नहीं मिलता है। आप एक ही जगह बेनिफिट ले सकते हैं, हाथ में दो दो लड्डू नहीं होता। दोनों इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में बेनिफिट यू कैन नॉट टेक, ठीक है, आप नहीं ले सकते। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। तो गाइज फाइनेंशियल ईयर सपोज कीजिए अगर मेरा ईयर है 2021, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है और कब एंड होता है। तो ऑब्वियसली 1 अप्रैल 2020 को मैं मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2021 को मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो सपोज कीजिए ये फाइनेंशियल ईयर में कोई आईटीसी था, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं लेना भूल गई इस फाइनेंशियल ईयर में, मैं रिटर्न के थ्रू लेना भूल गई, तो मैं कब तक ले पाऊंगी। मैं सपोज करो 31 मार्च 2021 का जो रिटर्न था उसका, उसमें आईटीसी में लेना भूल गई, तो मैं कब तक ले पाऊंगी। तो मैं सिंपली कब तक ले पाऊंगी देखते हैं कि ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न, जो सितंबर रिटर्न का ड्यू डेट है या एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट है, विच एवर इज अर्लियर, मैं तब तक ले पाऊंगी, ठीक है। तो थोड़ा इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद आपको समझ में आएगा ये। जीएसटी में अगर आपको आईटीसी लेना है तो आप जीएसटीआर 3B के थ्रू क्लेम कर सकते हो। किसके थ्रू क्लेम कर सकते हो, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B के थ्रू क्लेम करते हो। ये एक रिटर्न है, इसके थ्रू हम लोग आईटीसी क्लेम करते हैं और टैक्स का पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जनवरी का रिटर्न कब होगा, जनवरी का रिटर्न सपोज करो क्या ड्यू डेट होगा, जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट होगा 20th February, मतलब 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट जनरली। फेब्रवरी का होगा आपका 20th मार्च, मार्च का होगा 20th अप्रैल, वैसे ही सितंबर का कब होगा, सितंबर का होगा 20th अक्टूबर, ड्यू डेट होता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए इसमें ये सिंपल सा चीज बताया गया है कि अगर मैं मार्च का क्रेडिट लेना भूल जाती हूँ, मार्च का ये मार्च मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मैं भूल गई लेना, मेरा मार्च का रिटर्न भी निकल गया, 20 अप्रैल का ड्यू डेट भी निकल गया, तो अब मैं कब तक ले सकती हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला जो फाइनेंशियल ईयर आपका एंड हो रहा है उसके बाद जो सितंबर का मंथ आ रहा है, जैसे मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 में एंड हो रहा है और मेरा सितंबर का ड्यू डेट आ रहा है, सितंबर आ रहा है ऑब्वियसली सितंबर 2021 में,
ठीक है, उसका ड्यू डेट होगा नेक्स्ट मंथ 20, दैट इज 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर का जो ड्यू डेट है और ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, जीएसटी में क्या होता है ना, एनुअल रिटर्न होता है कि एनुअल रिटर्न में आपको सारा डिटेल्स देना पड़ता है पूरे साल का। तो एनुअल रिटर्न का जनरली ड्यू डेट अभी है 31/12/2021 और ड्यू डेट एक्सटेंड भी होता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जो पहले ड्यू डेट आएगा, ऑब्वियसली इस केस में तो सितंबर का ड्यू डेट पहले आ रहा है, तब तक मैं क्या कर सकती हूँ, आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ। तो इस ईयर का आईटीसी मैं 20 अक्टूबर 2021 तक क्लेम कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो अगर आप कोई भी आईटीसी भूल जाते हो लेना, तो 20 अक्टूबर 2021 जो है, अगर इस फाइनेंशियल ईयर को रिलेट कर रहा है, तब तक आप ले सकते हो उसका क्रेडिट। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो तब तक आप क्रेडिट ले पाते हो। ओके, तो हमने सारा चीज पढ़ लिया। अब हम एक केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी क्या है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹5 lakh, जीएसटी एट द रेट 18%, इनवॉइस डेटेड 25 अप्रैल 2020। द मशीनरी वॉज रिसीव्ड इन लॉट्स, लॉट्स में मिल रहा है मशीनरी। The first lot of machinery was received on 25th April 2020. फर्स्ट लॉट मुझे 25th अप्रैल को मिला और लास्ट लॉट मुझे मिला 5th मई को। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक मेड पेमेंट ऑफ इनवॉइस वैल्यू 7 फरवरी 2021, मतलब उसने बहुत लेट कर दिया। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन टैक्सेबल वैल्यू, तो अगर टैक्सेबल वैल्यू में चार्ज है डेप्रिसिएशन, तो ऑब्वियसली टैक्स अमाउंट पे तो लगा नहीं है, इनवॉइस वैल्यू पे चार्ज नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू पे चार्ज है, तो आईटीसी मिल जाएगा। देखते हैं, अब सिंपली पहले देखते हैं पहले इसको कब आईटीसी मिलेगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक कैन अवेल द क्रेडिट, कब क्रेडिट ले सकता है। तो चार कंडीशन होती है क्रेडिट लेने की। सबसे पहले टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होता है कि गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए। तीसरा होता है कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर दिया हो। चौथा कंडीशन ये होता है कि मैंने रिटर्न फर्निश कर दिया हो। तो ऑब्वियसली मैं अज्यूम करती हूँ कि सप्लायर ने पेमेंट कर दिया है टैक्स का और मैंने भी रिटर्न फर्निश करा ही होगा। तो मैं क्रेडिट कब ले सकती हूँ, कौन से रिटर्न में मैं क्रेडिट ले सकती हूँ। तो बेसिकली मेरा इनवॉइस डेट 25 अप्रैल 2020 को है। मेरे को इनवॉइस मिला था जब ऑब्वियसली फर्स्ट मशीनरी का लॉट मिला होगा तब इनवॉइस मिला होगा, लेकिन मेरा लास्ट लॉट आया था 5/5/2020। तो बोलते हैं जब लास्ट लॉट मिलता है ना तभी आप क्रेडिट ले पाओगे। तो लास्ट लॉट मेरा कब मिला, 5/5/2020। तो उस केस में मैं 5/5/2020 को ही क्रेडिट ले पाऊंगी, राइट। ठीक है, what will happen if Gada Electronics make payment on 7/2/2021? तो ऑब्वियसली सिंस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पेमेंट जो है वो लेट किया है, तो इस केस में क्रेडिट तो उसने पहले अवेल कर लिया होगा, लेकिन उस क्रेडिट को उसको रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 18% पर एनम के हिसाब से उसका लग जाएगा, तो वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। What if depreciation charge on invoice value? Obviously उसने taxable value पे चार्ज किया तो इसलिए उसको आईटीसी मिल गया, लेकिन अगर वो पूरा ही टैक्स का अमाउंट फर्नीचर में या जो मशीनरी में कैपिटलाइज कर देता तो ऑब्वियसली उसको क्रेडिट नहीं मिलता, दो बेनिफिट नहीं मिल सकता, डुअल बेनिफिट कैन नॉट बी अवेल्ड। What if Gada Electronic did not avail the credit in financial year 2021? Till what time limit it can avail? Obviously due date of the September return, September का जो following September return आ रहा है उसका due date और annual return का due date whichever is earlier। ठीक है, तो सोल्यूशन तो बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं सोल्यूशन में। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹5 lakh, जीएसटी 18%, इनवॉइस डेटेड 25 अप्रैल 2020, मशीनरी लॉट्स में मिला है। तो अब देखते हैं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक कैन अवेल द क्रेडिट ऑन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट, जब लास्ट लॉट गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलेगा तब वो क्रेडिट अवेल कर सकता है।
Gada Electronic need to add the amount in its output tax liability if payment not made within 180 days of the date of invoice. Obviously उसका output tax liability बढ़ जाएगा क्योंकि रिवर्स करना पड़ेगा उसको क्रेडिट, और इंटरेस्ट 18% पर एनम के हिसाब से उसको लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ द क्रेडिट टिल इट इज एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, जब से उसने अवेल किया और जब उसने रिवर्स किया इट कैन अगेन एलिजिबल फॉर क्रेडिट ऑन पेमेंट, जैसे ही पेमेंट करेगा वैसे ही एलिजिबल हो जाएगा. नो डुअल बेनिफिट कैन बी गिवन टू टैक्स पेयर. अगर डेप्रिसिएशन टैक्स कॉम्पोनेंट में लग रहा है तो आईटीसी नहीं मिल सकता, ऑब्वियसली दो बेनिफिट नहीं मिलेगा. इट कैन अवेल आईटीसी कब तक ले सकता है, अप टू फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न और ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न जो पहले आएगा. ठीक है, तब तक वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का ले पाएगा. अगर वो भूल गया है तो भूल गया है लेना तो. ठीक है, तो आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, सो गाइज अभी हम समझते हैं कि क्रेडिट रिवर्स कैसे होगा और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा. मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. सपोज कीजिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का 5 लाख का मशीनरी है, जो इसको 5/5/2020 को लास्ट लॉट मिला. लास्ट लॉट कब मिला? 5/5/2020. उसका CGST का अमाउंट 45,000 है, SGST का 45,000 है, तो टोटल अगर आप करोगे तो 90,000 आएगा. अच्छा, अब मे का जो क्रेडिट है, ऑब्वियसली मैं मे में एलिजिबल हूँ क्रेडिट लेने के लिए. मे का ड्यू डेट कब होगा? आपको याद ही होगा, 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ ये ड्यू डेट होगा, 20 जून 2020. तो 20 जून 2020 में मैं क्रेडिट ले पाऊंगी. आई कैन अवेल द क्रेडिट. नाउ इनवॉइस डेट क्या था? 25/4/2020. 180 दिन के अंदर मुझे पेमेंट करना था. कितने दिन के अंदर? 180 दिन, मतलब 22/10/2020. लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया, तो मेरे को रिवर्स कब करना पड़ेगा? जब अक्टूबर का रिटर्न होगा. अक्टूबर का रिटर्न होगा मेरा नवंबर में, तो नवंबर में मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा. क्या रिवर्स करना पड़ेगा? जो मैंने क्रेडिट लिया था वो रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? तो ऑब्वियसली आप देखोगे 20 जून 2020 को मैंने अवेल किया था क्रेडिट, मतलब क्रेडिट लिया था, और मैंने रिवर्स किया 20/11/2020, मतलब 153 दिन का मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इंटरेस्ट का सिंपली कैसे कैलकुलेट होगा मैं दिखाती हूँ. जो टैक्स अमाउंट है 90,000 इंटू 18% इंटू ये जो 153 दिन है डिवाइडेड बाय 365, तो इतना इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ेगा. 18% के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट लग जाएगा. ओके, आई थिंक आपको क्लियर है कि कैसे कैलकुलेट होगा. मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए. 5 लाख मेरा टैक्सेबल वैल्यू था और ये मेरा टैक्स का अमाउंट है. टोटल टैक्स का अमाउंट है 90,000. मैं क्रेडिट कब ले सकती थी? जब मेरे को गुड्स रिसीव हुआ, दैट इज 5/5/2020. तो मे का क्रेडिट ऑब्वियसली जून में लेते हैं, ड्यू डेट होता है जून में, तो 20 जून 2020 इज द ड्यू डेट. तब मैंने क्रेडिट लिया होगा 90,000 का, लेकिन मैंने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया. आपने पढ़ा ही होगा 7/2 को मैंने पेमेंट किया, तो मैंने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा. कब रिवर्स करना पड़ेगा? ऑब्वियसली जब उस 22/10/2020 इसका जो ड्यू डेट होगा रिटर्न का, ऑब्वियसली 20/11 का ड्यू डेट होगा, तो मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा और विथ इंटरेस्ट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट कितना होगा? 90,000 इंटू 18% इंटू 153 डिवाइडेड बाई 365. तो ये इंटरेस्ट भी मेरे को पे करना पड़ेगा. ओके, और आप बोलोगे मैम मैंने अगर पेमेंट कर दी, तो ऑब्वियसली उसने 7 फरवरी को पेमेंट कर दिया है, तो उसको वैसे ही क्रेडिट मिल जाएगा जैसे उसने पेमेंट किया है. उस टाइम जो उसका ड्यू डेट होगा रिटर्न का, उस टाइम उसको क्रेडिट वो ले सकता है. ओके, सो गाइज आई एम बैक.
सो आई थिंक आप लोग को पूरा क्लियर हुआ होगा सेक्शन 16 का कॉन्सेप्ट। तो आपका जो सेक्शन 16 का ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा टाइम लेके सोच सकते हो। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा समराइज करते हैं। मैंने एक समरी बना रखी है, तो समराइज करते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ अपना स्क्रीन आपके साथ ताकि मैं समराइज कर सकूं। ओके, सो आई एम समराइजिंग द पार्ट। Section 16 overview. ITC available on goods and services used for business purpose. Obviously business के लिए use होना चाहिए, ठीक है, अदर देन बिजनेस यूज नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए, रेसिपेंट ने रिसीव कर लिया है गुड्स, सप्लायर ने पे कर दिया है टैक्स, रेसिपेंट ने फर्निश कर दिया है रिटर्न। तो गुड्स रिसीव का एक एक्सेप्शन था बिल टू शिप टू मॉडल। अच्छा, if recipient fails to pay tax within 180 days from the date of invoice, that is value plus tax, amount of ITC will be added to the output tax liability with interest. मतलब आपको ITC reverse करना होगा with interest, and recipient shall again eligible to credit on payment of tax plus value. Obviously जब आप invoice value pay कर दोगे तो आपको वापस से credit मिल जाएगा। Credit not available if depreciation claimed on tax component of capital goods and plant and machinery. अगर आप tax component में depreciation लगाते हो और claim करते हो income tax act में, तो आपको उसका credit नहीं मिलेगा। टाइम लिमिट अप टू विच क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैन बी क्लेम। ये तो पता ही है कि ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उसका जो ड्यू डेट आ रहा है सितंबर रिटर्न का, और ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न जो पहले आएगा उस तारीख तक आपके पास टाइम है कि आप अगर आईटीसी किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का भूल गए हो तो आप क्लेम कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक समराइज भी कर दिया है। सो आई एम स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन एंड आई विल बी बैक। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि आप लोग सबको क्लियर हो गया है सेक्शन 16। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये वीडियो देखने के बाद टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद आप देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। इन केस ऑफ कोई भी क्वेरी आता है आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, होप दिस वीडियो वाज वेरी यूजफुल टू यू।